Good morning, students. In our last class, we have started our chapter that is the electromagnetic induction. In that, we have discussed one topic that is the Faraday's law of electromagnetic induction. There were two laws that we have discussed. The first law states that whenever the magnetic flux associated with the surface changes, then an EMF is induced in the coil या surface, right? जब भी किसी surface से associated magnetic flux change होता है, तो उस change in magnetic flux के कारण एक EMF induce हो जाता है किसी भी circuit में, और वो जो induced EMF है उसके कारण current flow होगा उस circuit के through, and that current is called as the induced current. ये चीज़ हमने discuss की थी फैराडे के first law में. देन हमने डिस्कस किया था फैराडे का सेकेंड लॉ, एंड इन दैट सेकेंड लॉ वी हैव डिस्कस्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ. मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा किसी सरफेस से एसोसिएटेड, उतना ज़्यादा जो ईएमएफ है उस वो उतना जल्दी चेंज होगा उसी सरफेस के लिए, राइट? ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी इन डिटेल इन अवर लास्ट क्लास. Also, we have discussed some of the numericals that are based on that topics. Now, from today, we are going to start with our next topic, that is Lenz law, right? Lenz was the name of a scientist. He has given a law. What do we mean by that Lenz law? And क्या था Lenz का law वो समझते हैं. So basically, जो Lenz का law था, Lenz law states that कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होता है वो हमेशा जिस कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करता है, राइट? आई एम रिपीटिंग अगेन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो वो जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, द रीजन ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा, राइट? इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम लोग समझेंगे सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू. इसको एक एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज वी ब्रिंग एन पोल ऑफ द मैग्नेट नियर टू द कॉइल, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सच दैट इट विल अपोजेस द मोशन ऑफ करंट. सपोज यहाँ पे हमने कॉइल बना ली, राइट? ये कॉइल है. अब इस कॉइल में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो सकता है. अब इसमें इंड्यूस करंट किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण. और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होगा? जब मैं मैग्नेट को इसके पास या इससे दूर लेकर जाऊंगा, राइट? तो हमने मान लिया कि ये एस पोल है, ये एन पोल है, और जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसमें इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा. इसका मतलब वो क्या चाहेगा, जब आप इस मैग्नेट को पास में लेकर जा रहे हो तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या चाहेगा कि ये मैग्नेट इससे दूर जाए, राइट? तो इस मैग्नेट इससे दूर कब जाएगा? जब रिपल्शन होगा. और रिपल्शन कब होगा? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बन जाए. तो इसका मतलब नॉर्थ पोल कैसे बना? इस तरीके से हमने नॉर्थ पोल बना दिया. इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा इस कॉइल में वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन दिस कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन. इसी का जस्ट उल्टा केस समझते हैं. ये एस, ये एन. आप अगेन कॉइल को पास में लेकर जा रहे हो इस मैग्नेट को पास में लेकर जा रहे हैं हम इस कॉइल के. अगेन क्या चीज होगी? ये जो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है? इस एस के कारण. तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा कि ये जो मैग्नेट है वो इसकी तरफ नहीं आए और वो उसको रिपेल करेगा. अब रिपेल करने के लिए यहाँ पे एस पोल जनरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने ये एस बना दिया. इसका मतलब अब इस केस में जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो बेसिकली इसमें जो डायरेक्शन है वो हमको कैसे पता चल रहा है? बाय लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या बोलता है कि जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो उसको अपोज करेगा ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण. तो वो उसी के डायरेक्शन को अपोज करता है, राइट? इसी का दूसरा केस भी समझ लेते हैं. ये नॉर्थ, ये साउथ.
अब हम मान लेते हैं कि हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं। तो ये हमने एक कॉइल बना दी। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेकर जाएंगे, तो जब आप उसको दूर लेकर जाओगे तो क्या होगा, अब ये कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो होगा कि वो इसको दूर जाने से रोकेगा, राइट। मतलब वो मैग्नेट को इस डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, मतलब वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे साउथ पोल हो। तो इसका मतलब इस केस में जो डायरेक्शन होगा वो किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो होगा, राइट। आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर। सिंपल सी चीज हमको दिमाग में रखनी है कि जिस करंट से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसी करंट को अपोज करता है, राइट। सो जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो अपने कॉस को अपोज करता है, जिस करंट से वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी को अपोज करेगा। इसी का एक और केस हम समझ लेंगे, ये नॉर्थ ये साउथ। इस केस में मैग्नेट जो है वो दूर जा रहा है, तो अगेन द सेम थिंग, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बने, और ये बन गया नॉर्थ पोल। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल ड्यू टू the direction of flow of current in the coil due to change in the magnetic flux associated with any surface, right। तो इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इजीली कर सकते हैं just by knowing the Lenz law. Now एक क्वेश्चन है that is based on the Lenz law only. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो कॉइल्स दी हुई हैं, ये ए बी हो गई, इसको हम मान लेते हैं सी डी। दो कॉइल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ए बी और सी डी, और एक मैग्नेट इन दोनों के बीच में रखा हुआ है जो कि जिसको हम इस डायरेक्शन में सी डी की टूवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं। आपको बताना है कि ए बी और सी डी इन दोनों में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा आपको, राइट। सो हमको बताना है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो पहले इस सीडी के लिए बात करते हैं। मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है, तो मैग्नेट जब इसकी तरफ जा रहा है तो ये सीडी उस मैग्नेट को अपने तरफ आने से रोकेगा और उसको अपोज करेगा। अपोज कब कर पाएगा, जब यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे भी साउथ पोल बने। तो यहाँ पे साउथ पोल बनाने के लिए हमने इस एस बना दिया लाइक दिस। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा करंट का वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सीडी में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं ए बी के लिए बात करूं तो ए बी में जो मैग्नेट है वो दूर जा रहा है। अब ये ए बी जो है वो इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कब कर पाएगा, जब यहाँ पे साउथ पोल हो। तो अगेन यहाँ पर भी साउथ पोल बनेगा लाइक दिस, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो सिंपली हम पता लगा सकते हैं कि दोनों ही कॉइल्स में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द सिंपल न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द लेंज लॉ, राइट। नाउ एक और टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, जहां पे आपको करंट का डायरेक्शन बता दें और आपसे मैग्नेट का डायरेक्शन पूछ लिया जाए। अभी तक हमको मैग्नेट का डायरेक्शन पता था और हम करंट का डायरेक्शन निकाल रहे थे। इसी का जस्ट उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन है तो हम मैग्नेट का डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट है दैट इज जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको इस डायरेक्शन में रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, इस तरीके से। तो जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जो मैग्नेट है यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है। इसका मतलब ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट कब करेगा, जब मैग्नेट उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो मैग्नेट का डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द कॉइल होगा, राइट। क्योंकि जब मैग्नेट इससे दूर जाएगा तभी यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी का जस्ट उल्टा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बन रहा है,
मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बन रहा है, इसका मतलब वो उसको रिपेल कर रहा है। रिपेल कब करेगा? जब मैग्नेट इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो मैग्नेट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? टुवर्ड द कॉइल, उसको नाम दे दिया अगर सी डी, तो टुवर्ड द कॉइल सी डी जो मैग्नेट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी राइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द लेंज लॉ, राइट। लेंज लॉ पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहां से हमारे पास एक नया टॉपिक आता है दैट इज द सेल्फ इंडक्शन। अब हमने इंडक्शन तो पढ़ लिया कि जो चार्जेस हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो यहां से इंडक्शन के दो टाइप्स, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे in detail and we will derive an expression for both these terms, right? So सबसे पहले पढ़ समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। So obviously बात है कि सेल्फ का मतलब खुद से, मतलब यहाँ पे एक ही बॉडी की बात हो रही होगी, राइट। तो जब किसी एक ही बॉडी में इंडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सपोज आपने एक कॉइल ली और उस कॉइल में से आपने करंट फ्लो करवाया, राइट। हमने एक कॉइल ली या एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर में से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं बाय कनेक्टिंग इट विद द बैटरी एंड गिविंग इट सम पोटेंशियल। सो मैंने एक कंडक्टर लिया जिसमें कि मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं। सो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं इसमें से करंट फ्लो करवाऊंगा तो उस करंट के कारण जो कॉइल है उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, राइट। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हुएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। सो जब हमने इसमें से करंट फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और उस टाइप का ईएमएफ जो कि एक ही कॉइल के कारण या एक ही कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और इस फिनोमिना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। सो और सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं L से। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय L, राइट। सो आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टिल हियर। तो यहाँ पे एक ही कॉइल है, उसी के कारण जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे उसको सेल्फ इंडक्शन, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। सो किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्फ इंडक्शन, सॉरी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कि अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो जो फ्लक्स है वो भी ज्यादा होगा, और अगर कम करंट फ्लो होगा तो जो फ्लक्स है वो भी कम होगा, राइट। इट्स द सिंपल थिंग। यहां से अगर मैं कांस्टेंट ऑफ proportionality हटाऊं तो I have to introduce a constant here, and that will be the constant L, and this L is what? Self inductance, right? So this is the expression for phi is equals to Li for the self inductance, or from here you will get the value of L as pi upon में I, right? So जो self inductance है उसके लिए फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो it will be L is equals to phi upon में I फाई की यूनिट होती है वेबर और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, राइट। ऑल्सो जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी भी एक अपनी ऐसा यूनिट होती है दैट इज द हेनरी। सो जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। और जब हमको यहाँ से एक नई यूनिट मिल गई दैट इज हेनरी, तो यहाँ से हम 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट डू वी मीन बाय 1 हेनरी इंडक्टेंस? So 1 Henry inductance can said to be equal to flux की यूनिट 1 Weber upon में 1
एम्पियर करंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में के थ्रू और उसके कारण जो फ्लक्स में चेंज हुआ वो कितना हुआ 1 वेबर। 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के कारण जब 1 वेबर फ्लक्स में चेंज होगा तो उस इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे 1 हेनरी इंडक्टेंस, राइट। और चूंकि यहां पर आप एक ही कॉइल की बात कर रहे हो इसलिए ये सारी चीजें सेल्फ इंडक्टेंस में आ जाएंगी। सो आई होप 1 हेनरी इंडक्टेंस इज क्लियर टू यू एज वेल एज द सेल्फ इंडक्टेंस इज क्लियर टू यू, राइट ना। यहां से अगर हम इस सेल को और ज्यादा डिटेल में समझें सो इस सेल के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सो फेराडे के सेकेंड लॉ से आपको एक चीज पता है दैट E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। ये चीज हमको क्लियर है बाय फेराडेज सेकेंड लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ऑल्सो फाई इज इक्वल्स टू एल आई अभी हमने जो है वो निकाला। सो मैं यहाँ पे अगर फाई इज इक्वल्स टू एल आई पुट कर दूं सो आई विल गेट E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह पे हम लिख देते हैं एल आई। सिंस दिस L इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो ये जो L है वो बाहर आ जाएगा एंड इट विल बिकम माइनस L डी आई बाई डी टी। सो वी विल गेट E इज इक्वल्स टू माइनस L डी आई बाई डी टी। अगर डी आई बाई डी टी जो है वो उसकी वैल्यू यूनिट हुई मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट जो है वो चेंज हो रहा है if this di by dt is equals to 1 एम्पियर by 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं माइनस एल इंटू 1 और यू विल गेट E इज इक्वल्स टू माइनस एल, राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सरफेस किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसके सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा बाय अप्लाइंग द नेगेटिव साइन हियर, राइट। So we can say that the self inductance is numerically equal to the EMF which is produced when the rate of flow of current through the circuit is 1 ampere per second, right? जब rate of flow of current 1 ampere per second होगा तो उस केस में जो EMF इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा that is E is equals to minus L. So इस तरीके से हम EMF और L that is self inductance इनको हम relate कर सकते हैं, right? That how these two terms are related to each other, this thing we can see here. Okay, so let us solve one numerical that is based on the self inductance, right? So एक question है पढ़ते हैं when 1.5 ampere current flows through a coil तो आपके पास एक कॉइल है जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर, राइट, थ्रू अ कॉइल हैविंग 800 टर्न्स। उस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं 800, सो हमने यहाँ पे 800 लिख दिया। द फ्लक्स लिंक विथ 1 टर्न, एक टर्न से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर। एक टर्न से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर है। आपको निकालनी है L की वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L that is the self inductance. So how we can solve this question? So आपके पास एक फॉर्मूला होता है phi is equals to Li। यहाँ पे हम कन्वीनियंस के लिए उसको phi भी नहीं लिखते हुए सिर्फ phi लिखेंगे। So we are having the formula phi is equals to Li। ये जो फ्लक्स है ये एक सरफेस के एक कॉइल के लिए है, एक राउंड के लिए है, राइट। और ऐसे हमारे पास टोटल कितने राउंड है 800 राउंड। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू 800। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 800 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर। क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो एक
राउंड का है या एक टर्न का है, वैसे टोटल 800 टर्न है, तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो 800 इंटू दिस मच अमाउंट, राइट। सो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, आपके पास करंट ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 1.5 एम्पियर, सो वी कैन इजीली सॉल्व इट एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L। सो L इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5/I। L इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू हमने पुट कर दी 800 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू दैट इज द करंट, करंट कितना है 1.5, 1.5 से 1.5 कैंसल, सो यू विल गेट L is equals to 800 into 10 to the power -5, or you can write it as 8 into 10 to the power -3, और चूंकि -3 में है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 मिली हेनरी, राइट। सो जो टोटल आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गया वो कितना आ गया 8 मिली हेनरी, बिकॉज आपको पता है 10 टू द पावर -3 का मतलब है मिली, राइट। तो हम उसको मिली के फॉर्म में लिख देंगे, और आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। L इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 हेनरी, राइट। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, द एनी वे यू वुड लाइक टू प्रेफर। So students, in this way you can solve the numericals that are based on the self inductance। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा कि एक ही कॉइल के कारण जब इंडक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, जहां पर हमारे पास दो कॉइल्स होंगी और एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी, और एक कॉइल के कारण दूसरी कॉइल में इंडक्शन होगा, और उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे, राइट। So that's all for today's class. In our next class we will study that mutual induction. Thank you.